दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। निफ्टी ने आज 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। 0.40% की मंदी है। निफ्टी बैंक ने बड़ी गिरावट के साथ में क्लोज किया। आज 1.5% की मंदी आप देख सकते हैं। मिड कैप ने ठीक किया, स्मॉल कैप ने ठीक किया। यूएसडी को देखने चले तो रुपीस के कंपैरिजन में आज न्यूट्रल रहा, लेकिन निफ्टी ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। और यही चीज हम कल परसों बात कर रहे थे कि एक दिन की तेजी को ऐसा नहीं समझना है कि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। और फोमो वैसे में नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी भी कुछ बड़ी खबर आई है, उसको चेक कर लेते हैं। निफ्टी की सिचुएशन को देख लेते हैं। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी एनर्जी ने। एनर्जी के ऊपर है, उसको आगे चल के देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। मेटल भी अच्छी क्लोजिंग दे चुका है। बाकी सब कुछ नीचे। सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, आईटी सब कुछ नीचे आके आज बंद हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजन क्या है मार्केट के गिरने के पीछे का, वो है ब्रेंट। कल भी मैंने आपको कहा था कि यूएस के मार्केट इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं होंगे प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन इंडियन मार्केट काफी ज्यादा इंपैक्ट हो गए, क्योंकि हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो भी नीड होती है उसकी ऑयल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% की तेजी है। कल भी अच्छी तेजी थी। आई थिंक 108 समथिंग कुछ प्राइस था। आज के दिन $111 पर बैरल हो चुका है। और ये जो प्राइस है ना, ये रियल प्राइस नहीं है। हमको 111 का नहीं पड़ता है, हमको $150 का पर बैरल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफाइनरी की जो लागत आती है वो भी है, इंश्योरेंस है, उसके प्रीमियम्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हॉर्मुज से भी निकलता है तो उसका भी टोल पे करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ऐड होके $150 पर बैरल हो जाती है। तो इतना महंगा होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट्स के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑयल है ना, वो वापस से उसी प्राइस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां पे ऑयल ने टॉप लगाया था। और इस प्राइस पर निफ्टी अपने बॉटम पे था। तो क्या वापस से निफ्टी गिर के अपने बॉटम की तरफ जा रहा है? डेफिनेटली अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है एंड इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देता है तो निफ्टी का वापस से एक लो बन सकता है। तो पॉइंट ये है कि ऑयल ऊपर जाएगा या फिर नहीं, उसको चेक करते हैं। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वीकली चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि सिंपली यहाँ पे एक रिवर्सल हो चुका है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि यस, यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। और उसके पीछे के कुछ रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो प्राइजेस ऊपर नीचे आते हैं उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उसके बेसिस पे ही प्राइजेस रिएक्ट करते हैं। यस, टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि ऑयल अब रिवर्स कर चुका है वापस से ऊपर जाने के लिए। इसलिए निफ्टी का जो रिवर्सल है वो नेगेटिवली हमने देखा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट की जब भी कोई कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसको कंटिन्यूसली उसको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। और नहीं कर पाती है तो फिर क्या होता है, जो उनके तेलों के कुएं होते हैं वो खराब होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि यूएस ने ब्लॉकेड कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है ईरान के लिए भी। पहले ईरान के लिए ओपन था, बाकी कंट्रीज के लिए बंद था। यूएस ने इसको ब्लॉक कर दिया है कि आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर बाकी कंट्रीज के पास में माल नहीं पहुंच रहा है तो आप भी उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ईरान का जो इस वॉर का फायदा हो रहा था वो उसी वजह से हो रहा था। मैं आपको बता चुका था कि मैक्सिमम जो ऑयल है ईरान ने एक्सपोर्ट किया है इस वॉर के अंदर, और काफी अच्छे पैसे उठाए हैं। अब ईरान क्या कर रहा है, इमरजेंसी के लिए जब भी ऐसा कुछ होता है कि ज़्यादा तेल निकलता है तो उसको स्टोर करते हैं पानी में, जो टैंकर्स बनाए होते हैं उसके अंदर। तो अब ईरान वहाँ पे स्टोर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान ने एक्सपोर्ट नहीं किया तो फिर रियल फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि ऑयल बहुत जरूरी होता है। ऑब्वियस इंडिया के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डर अभी के समय काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के मन में है। इस वजह से निफ्टी वापस ऊपर नहीं जा रहा है। कुछ कंपनीज है डेफिनेटली आपको मिलेगी जिनके Q4 के रिजल्ट अच्छे हैं या फिर इस प्रॉब्लम से इतने कुछ खास इंपैक्ट नहीं होंगे, उनके स्टॉक्स अच्छा करेंगे और कर भी रहे। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उनके अंदर अभी वापस से दिक्कत आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि $100 के ऊपर जा चुका है, क्योंकि कल तक हमने ये बात की थी कि ईरान ने एक प्रपोजल रखा था यूएस के सामने कि वॉर खत्म हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन कर देंगे, लेकिन उसके लिए सीधा आपको न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कस करना होगा। और न्यूक्लियर जो डील है ना, मतलब न्यूक्लियर हम बनाएंगे भी नहीं, स्टिल हम हॉर्मुज को ओपन कर देंगे। ये जो न्यूज़ थी वो मार्केट को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये न्यूज़ ऐसी थी कि ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट होगा ही, क्योंकि यूएस चाहता है ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाए।
और यूएस चाहता है कि हॉर्मुज ओपन हो जाए। ईरान ने दोनों पॉइंट ही रखे थे, लेकिन दोस्तों डील में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ट्रंप उससे डिससेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस वजह से डील हो नहीं पाई। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, मेंशन कर रखा है कि ईरान का जो प्रपोजल था उससे ट्रंप डिससेटिस्फाई हो चुका है, और साथ में जो हॉर्मुज है वो अभी भी बंद ही है। ठीक है, और इसके पीछे कुछ कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं। हुआ क्या है, डील के अंदर मेंशन किया था कि सीधा जो बात होगी वो न्यूक्लियर के ऊपर होगी, बट यहाँ पे ईरान ने ऐसा नहीं करा, डायरेक्टली एड्रेस नहीं करा न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बल्कि ईरान ने पहले डील करना पसंद करा ब्लॉकेड के ऊपर, जो हॉर्मुज ब्लॉक कर रखा है उसके ऊपर, कि फर्स्ट आप ब्लॉकेड हटाओ, उसके बाद में हॉर्मुज ओपन होगा और उसके बाद में कुछ और डिस्कशन होगा। बट ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ब्लॉकेड रहेगा, डिस्कशन होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, तब जाके कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे जो जैसा लग रहा था मार्केट को कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वैसा हुआ नहीं है। उस वजह से आप देख सकते हैं जो ऑयल का प्राइस है ऊपर गया है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि फोमो करते नहीं है ऐसे में इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि यहाँ पे चीज़ें एक चुटकी बजा के स्विच हो सकती हैं। तो बेटर ये है कि Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर इन्वेस्टर्स ध्यान दें। साथ में देखिए दोस्तों, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही, 4 मिनट पहले ही, एक बड़ी खबर आती है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएई ओपेक को छोड़ रहा है, 1 मई से छोड़ देगा। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये बहुत बड़ा झटका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूए ने क्यों बोला ऐसा। प्रोडक्शन जो पॉलिसी उसकी है करेंटली और आगे भी, वो उसके नेशनल इंटरेस्ट की हिसाब से वो बनाएगा, मतलब सेपरेटली, अलग से बनाएगा। एक ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी बनती है, जो पॉलिसी बनती है, वो फिर पूरे ग्रुप को फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन यूए चाहता है कि मैं अलग से अपनी पॉलिसीज बनाऊं, उसके हिसाब से काम करूं, जो भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे काम किया जाए। ओपेक के बारे में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती है। अब जैसे ही दोस्तों ये न्यूज़ आती है, फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1967 में ओपेक बना था, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, और यूए तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो तेल उत्पादन करता है। बाकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कितना वेटेज है उसको आगे चल के चेक करते हैं, क्योंकि वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूज इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया के ऊपर इसका, क्योंकि यूए ने ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ा है वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाकी अरब स्टेट्स थे वो कुछ नहीं कर पाए, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ईरान के अटैक से। ईरान जबकि खुद इस ग्रुप का हिस्सा है, स्टिल यूएई के ऊपर अटैक किया, और जो बाकी स्टेट्स उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो यूएई अब अलग होना चाहता है इसकी वजह से। सो ये काफ़ी बड़ा झटका है। अब देखिए दोस्तों, ओपेक के अंदर कितने मेंबर्स हैं और इसका कैसे इम्पैक्ट होगा ऑयल के प्राइस पर, क्या प्राइस गिरेगा, चढ़ेगा, इंडिया को क्या बेनिफिट, उसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 12 कंट्रीज हैं, और इसके नाम आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई जो कि अभी एग्जिट चल रहा है, ईरान भी आप देख सकते हैं, कुवैत है, नाइजीरिया है, लीबिया है, ये सारी कंट्रीज है। वेनेजुला का नाम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब वेटेज अगर हम देखें, देखो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, इसकी वजह से होगा वॉलेटिलिटी। क्योंकि अब क्या है, मार्केट पहले ये समझता था कि ओपेक की जो पूरी पॉलिसी है वो पूरी की पूरी जो कंट्रीज हैं, 12-13 जो भी कंट्रीज हैं, वो फॉलो करेगी। सो अगर पॉलिसी अच्छी है या फिर उस पॉलिसी की वजह से प्राइस गिरना चाहिए ऑयल का, तो प्राइस गिरता था, अगर चलना चाहिए तो प्राइस चलता था। अब एक कंट्री अलग हो गई है, अब एक मेंबर अलग होने से अगर बाकी जो मेंबर्स है वो कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं जिसकी वजह से प्राइस को गिरना चाहिए, लेकिन वो अलग हुई हुई कंट्री या जो मेंबर है उसने कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली जिसकी वजह से प्राइस बढ़ना चाहिए, तो क्या होगा, ह्यूज वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है ऑयल के प्राइस में, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि उसके हिसाब से मार्केट भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑयल अभी एलिवेटेड है, काफ़ी ऊपर है। लेकिन दोस्तों जो अभी इम्पैक्ट होना है वो पॉजिटिव होना है, यानी ऑयल का प्राइस गिरना है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि यूएई हट के अलग से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड फुलफिल होगी, प्राइजेस नीचे आएंगे। तो ये आपके सामने 1 मिनट का चार्ट है, और इसके अंदर अगर हम देखें कि क्या एक्शन हुआ इस न्यूज़ का, तो आप देख सकते हैं सिंपली एक झटका लगा, ऑयल का प्राइस नीचे गया, कुछ बाइंग हुई, लेकिन वापस से आप देख सकते हैं प्राइस को गिरता हुआ। तो अभी जो रिएक्शन होगा ऑन द स्पॉट वो गिरावट का होगा, लेकिन आगे की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना डैमेज होगा इस ग्रुप को, यानी अगर सारा ग्रुप
ऐसी पॉलिसी लेके आता है जिसमें प्राइस बढ़ना है ऑयल का, लेकिन यूएई अलग से इतना प्रोडक्शन कर देता है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, तो प्राइस गिरना चाहिए। तो कितना होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यूएई का जो वेटेज है ना वो 11% का है प्रोडक्शन में। हो सकता है अब ये बढ़ा के 15 कर दें, लेकिन जो 90% है, 90% के आसपास है, वो अभी भी मेजोरिटी में है। यानी इनकी जो पॉलिसी होगी वो क्रूड को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी यूएई के अलावा। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म ये बाकी जो कंट्रीज है इनके हाथ में पूरे ऑयल का प्राइस है। इसका मतलब यह है कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा फॉर शॉर्ट टर्म, मार्केट को हो सकता है अच्छी तेजी मिल जाए या फिर अच्छा फायदा मिल जाए, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म आपको यही देखना पड़ेगा कि हॉर्मुज कब ओपन होता है, वॉर कब रुकती है। सो अच्छी न्यूज़ है। हाल फिलहाल के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस नीचे गया है। लेट्स सी कि आगे चल के और वीडियोस में बातचीत करते हैं कि प्राइसेस कितने नीचे जाते हैं, उसके हिसाब से कैसे इम्पैक्ट होते हैं। निफ्टी निफ्टी के टेक्निकल्स ने आपको सिग्नल दिया था कि निफ्टी ने एक रिवर्सल दे दिया था, ऑयल रिवर्स करने की वजह से ये रिवर्सल था नेगेटिव, और फिर हमने एक बेस बनाया था जिसके अंदर आपको मैंने सिखाया था कि रेसिस्टेंस आप कैसे देख सकते हैं। तो जो पिछला सपोर्ट होता है वो अगला रेसिस्टेंस बनता है। अगर ये रेसिस्टेंस पार हो जाता है तो हम बोलेंगे निफ्टी चलो ठीक है, ओके है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी अभी इसी के नीचे है, इट मीन्स निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो फिलहाल निफ्टी अभी नीचे है। लेट्स सी कि यूएस मार्केट से कैसी न्यूज़ आती है, कैसे इंपैक्ट होता है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। अगर आपको इसी तरह के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी है, जीरो अमाउंट के साथ में अकाउंट ओपन करवाना है, जीरो ब्रोकरेज, कैश में एफएनओ के अंदर सब कुछ 1 महीने बाद में 10 रुपये के आसपास, जो कि सबसे कम है। सो उसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, आप चेक कर लेना चाहे तो। बाकी पिछले वीडियोस पे आप देखना, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ नहीं तो कम से कम Q4 के रिजल्ट आपको पता चलेंगे, और साथ में जो रिजल्ट के साथ में जो टेक्निकल फंडामेंटल सिचुएशन है कंपनीज की वो आपको पता चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।